हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे एनडीए के पीवाईक्यू और इसमें हमारा ईयर है 2026 और टॉपिक हमारा है ज्योग्राफी। इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री और पॉलिटी। तो आज के वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करें और बताएं इसका आंसर क्या है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रेटजी इन द रेन फेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे एक दो बार सही तरीके से तो आप इसका आंसर गेस कर ले जाएंगे। कह रहा है कि रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, इसका मतलब वर्षा आधारित ठीक है की बात कर रहा है। यानी ऐसा एरिया होगा जहां पे वर्षा के द्वारा सिंचाई या फार्मिंग की जाएगी। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी को सोचो, कह रहा है कि ऑप्टिमाइजिंग कैनाल इरिगेशन यानी नहर सिंचाई को अनुकूलन बनाना। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्षा आधारित जो विकास योजना है उसके अंतर्गत ऑप्टिमाइजिंग कैनाल इरिगेशन नहर सिंचाई, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी हमको नॉट पूछा है और बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं ए बी सी ये सभी होते हैं, राइट। तो रेन फेड एरिया डेवलपमेंट जो स्कीम इंडिया की है उसके अंदर डाइवर्सिफाइड फार्मिंग होती है, यानी विविधीकृत कृषि होती है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट होता है, यानी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसका प्रबंधन किया जाता है। उसके अलावा अडेप्टेशन ऑफ क्लस्टर बेस्ड अप्रोचेस, समूह आधारित दृष्टिकोणों का अनुकूलन होता है। तो बाकी सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। हमसे पूछा था नहीं ढूंढना है नॉट स्ट्रेटजी, तो हमने डी। तो बहुत ही आसान सवाल है जो पूछा गया है 26 में एनडीए में। मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि कामराजर पोर्ट से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट पढ़ना है और इसका आंसर देना है। हमारे एग्जाम्स के अंदर पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप एसएससी या फिर किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 मेजर पोर्ट्स हैं, आपको याद करना होगा और आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसमें आपको फाइंड करना है विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया करें तो ये जरूर देखा करें कि वो करेक्ट की बात कर रहा है या फिर नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। काफ़ी लोग तो इसी में गलत कर देते हैं, वहाँ पे करेक्ट होगा इनकरेक्ट देते हैं, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं। कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉरपोरेटाइज्ड पब्लिक कंपनी, और हम जानते हैं कि ये पहला कॉरपोरेटाइज्ड पब्लिक कंपनी है। तो ये पहला है, राइट, दिस इज द फर्स्ट। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट वॉज अर्लियर नोन एज द एन्नोर पोर्ट, सेकेंड भी बिल्कुल करेक्ट है। कामराजर पोर्ट को पहले एन्नोर पोर्ट भी कहा जाता था। फिर अगर हम देखें यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ अ नेचुरल, ये गलत है। इट इज़ आर्टिफिशियल पोर्ट है, राइट। तो स्टेटमेंट तीसरा इनकरेक्ट हो जाता है। और फिर इसी के साथ हमारे जो ऑप्शंस हैं हम देखते हैं। ऑप्शन में अगर हम देखें तीसरा इनकरेक्ट है, तो तीसरा कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए करेक्ट है। इस तरीके से इसका आंसर हम कर सकते हैं। अगर आपको एक भी क्लियर पता था तब भी इसका आंसर आप आराम से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां पे बात कर रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां पे क्वेश्चन अर्थक्वेक से पूछा गया है। तो अर्थक्वेक के बारे में आपको फाइंड करना और यहां भी आपको देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट की बात वो कर रहा है। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, नेचुरल नेमली बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट, राइट। अगर हम बात करें जो अर्थक्वेक है, जो वेव इसकी होंगी, एक तो हम बोलते हैं बॉडी वेव्स, सेकेंडली हम इसकी बात करते हैं सरफेस वेव। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अर्थ का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो अर्थ के इंटरनल बॉडी के अंदर जो वेव्स बहती हैं उसको हम बोलते हैं बॉडी वेव्स। ये दो प्रकार की होती हैं, एक को हम बोलते हैं एस वेव, एक को बोलते हैं पी वेव।
राइट। एस वेव, पी वेव। एस वेव सेकेंडरी वेव है, पी वेव प्राइमरी वेव है, ठीक है। सेकेंडरी वेव जो होती है एस वेव, वो केवल और केवल याद रखना सॉलिड के अंदर पास कर सकती है, ठीक है। और जो प्राइमरी वेव होती है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो तीनों मीडियम में पास कर सकती है। जो प्राइमरी वेव होती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वो साउंड की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी तरह बिहेव करती है। जैसे साउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कहीं से साउंड निकलेगा तो साउंड जब निकलेगा तब याद रखना जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, बैक बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे होते रहेंगे, ठीक है। ये साउंड की प्रॉपर्टी होती है। तो हमने यहाँ पे बात कर ली। अगर हम बात करें सरफेस वेव्स के बारे में, दो प्रकार की होती हैं, एक होती है लव वेव और एक होती है रेले वेव, ठीक है। तो हम लोगों ने वेव के बारे में डिस्कस कर लिया है। मूव करते हैं, क्वेश्चन हमारा जो था उस पर आते हैं। ये तो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अब हमारा क्वेश्चन यही था अर्थक्वेक वाला, राइट। तो अर्थक्वेक के क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड की बात करें, द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस। जब बॉडी वेव्स आती हैं, सरफेस पे आती हैं, सरफेस से इंटरेक्ट करती हैं, जनरेट सरफेस वेव्स, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने देखा इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बोथ का सी ऑप्शन होगा, राइट। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि फिर से स्टेटमेंट है और रिगार्डिंग अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट आप सब जानते होंगे कि हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, ऊपर जहाँ पे हम रहते हैं वो अर्थ क्रस्ट है, अंदर जाएंगे तो मेंटल है, और सबसे अंदर कहाँ पे, कोर है, राइट। कोर भी दो टाइप का होता है, आउटर कोर और इनर कोर। तो यहाँ पे अर्थ क्रस्ट से जुड़ी हुई क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट आपको बताने हैं। पहला कह रहा है कि द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिनर अंडर फोल्ड माउंटेन्स। कहीं पर अगर कोई माउंटेन है तो उसका जो क्रस्ट है वो थिन नहीं होता है, वो कैसा होता है, वो थिक होता है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, राइट। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ज़रा चेक करते हैं कि पहला स्टेटमेंट अगर इनकरेक्ट हमने फाइंड कर लिया तो उससे हमारे कौन कौन से ऑप्शंस हट सकते हैं। पहला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। हमने केवल एक स्टेटमेंट देखा और उसको हमने इनकरेक्ट कर दिया, तो उसके साथ हमारे पहले, सेकेंड एंड डी ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो हमारा सी इज करेक्ट। एक एक करके फिर से पढ़ लेते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द मीन थिकनेस ऑफ द ओशन क्रस्ट इज 30। ये गलत है, ये 5 to 10 किलोमीटर होता है। समटाइम किसी किसी बुक में 5 लिखा रहता है, ठीक है। तो हम 5 या फिर 5 से 10 मान लेते हैं। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। द अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने देखा कि पहला और दूसरा दोनों इनकरेक्ट है, तीसरा करेक्ट है। इसको अगर आपको केवल पहला ऑप्शन पता होता तब भी इसका आंसर आप कर सकते थे, सी इज अ करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली 30 किलोमीटर थिक होती है, ठीक है। और ये मोस्टली किस प्रकार के रॉक से बनी होती है, तो ये मोस्टली बनी होती है ग्रेनाइट रॉक से, राइट। इसमें सियाल की हम बात करते हैं, सियाल और सीमा की बात करते हैं हम, ठीक है। लिथोस्फेयर हमारे अर्थ का सॉलिड जो पार्ट होता है उसको लिथोस्फेयर कहा जाता है। ओशन की अगर आप बात करोगे देखोगे कि 5 से 10 किलोमीटर लगभग ये, और ये किसकी बनी होती है, मोस्टली बेसाल्ट रॉक की बनी होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द कंपोजिट वॉल्केनो। वॉल्केनो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए के लिए स्पेशली एंड अदर एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे वो एक टाइप की बात कर रहा है, कंपोजिट वॉल्केनो की बात कर रहा है, राइट। एसएससी में भी कई बार वॉल्केनो के टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। जो करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन रहते हैं
लेकिन वो पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के टाइप से मिला करके, तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं। अगर कोई इशू ज्योग्राफी का करंट में चल रहा है तो यू मस्ट नो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कंपोजिट वॉल्केनो के बारे में। दे रिजल्ट इन एक्सप्लोजिव एरप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड करते हैं ये, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव ये होते हैं, इरप्ट करते हैं। दे इजेक्ट पायरोक्लास्टिक मटेरियल, बिल्कुल सही बात है, ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल इजेक्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताओ पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, किस टाइप का मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं पायरोक्लास्टिक मटेरियल। याद रखना, जो पायर टर्म होता है उसका मतलब होता है फायर, दैट मीन्स आग, और जो क्लास्टोस होता है, क्लास्टोस उसका मतलब होता है ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस। तो पायर, जो टर्म पायर, इसका मतलब क्या होता है फायर, और क्लास्टोस का मतलब होता है कि टुकड़ों में टूटा हुआ। तो जब भी कभी भी वॉल्केनो इरप्ट होगा तो आग निकलेगी, और जो भी फ्रेगमेंट्स होंगे, एशेस, राख होगी, गैसें होंगी, वो सब कुछ क्या होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर इरप्ट होगा, बाहर रिलीज होगा। तो बिल्कुल सही बात है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स एंड एसेस एक्यूमुलेट नियर द वेंट। वेंट समझते हो क्या होता है? वॉल्केनो का जो ये पाइप होता है, अंदर जो पाइप जिससे मैग्मा वॉल्केनो के सरफेस पे आता है और इरप्ट होता है, वो वेंट होता है। तो जो भी पायरोक्लास्टिक मटेरियल, जो भी उसके अंदर से एसेस, राख या गैसेस या फ्रेगमेंट्स निकलेंगे, वो सब कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, उसी वेंट के आसपास। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ज्योग्राफी के जब लेक्चर्स मैं लूँगा तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के वॉल्केनोज हैं या फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम सबको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है, एक विजुअल है आपके सामने, जिसमें हम बात कर रहे हैं कंपोजिट वॉल्केनो के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटो वॉल्केनो। तो सेम टाइम याद रखना आप, कंपोजिट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटो वॉल्केनो भी कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देखो, ये हमारा मेन वेंट है जो आप देख रहे हो, जिसके द्वारा मैग्मा चैम्बर नीचे है। हाई प्रेशर से मैग्मा जब सरफेस के ऊपर आता है तो मेन वेंट से ऊपर इरप्ट करता है, और सारा जितना भी फ्रेगमेंट होते हैं वो सब, उसको हम क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल फ्लो, वो सब बहता है, वहां से इरप्ट होकर बाहर निकलता है, और इसी वेंट के आसपास क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। वॉल्केनिक बॉम्ब्स और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने डिस्कस करनी है आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सवाल है, इसको आराम से आप कर लेंगे, राइट। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन कह रहा है कि लूज सेडिमेंट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेडिमेंट्री रॉक बाय प्रोसेस। रॉक आप सब जानते हैं, रॉक की स्टडी क्या होती है। मैं चाहता हूं कि जो लोग नहीं जानते हैं सर्च करें, जो लोग जानते हैं वो कमेंट थ्रेड में कमेंट करें कि रॉक की स्टडी क्या होती है। इसको हम कहते हैं पेट्रोलॉजी, राइट। रॉक मेनली तीन टाइप की होती हैं, एक इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री, एंड थर्ड मेटामॉर्फिक। और आपके एग्जाम्स के अंदर इन तीनों रॉक से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, तो आपको तीनों रॉक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। हालांकि मैंने क्लासेस के अंदर ये पूरा प्रिपेयर कराया हुआ है, ऑनलाइन नहीं कराया है, तो ऑनलाइन मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, ज्योग्राफी का जो सीरीज स्टार्ट करूंगा तो उसके माध्यम से हम इसको कंप्लीट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा तीन टाइप की होती है। अब हम यहाँ पे स्पेशली बात करेंगे, जितने भी, मान लेते हैं कोई रॉक है, कोई रॉक है, वो अलग अलग तरीके से केमिकल वेदरिंग, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग, अलग अलग तरीके से वो टूट रही है, टूट करके जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे उनको सेडिमेंट्स कहा जाता है। वो सेडिमेंट्स कैसे हैं, वो सेडिमेंट्स लूज सेडिमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, अभी वो बहुत बिखरे सेडिमेंट्स हैं। वो सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होंगे बाय एयर या फिर वाटर, और किसी पॉइंट पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे,
वहाँ पे वो सेडिमेंट्स धीरे धीरे कंप्रेस होंगे और कंप्रेस होकर सीमेंटेड होंगे और धीरे धीरे वो ठोस हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ ये होती है कि लगातार सेडिमेंट्स आते रहते हैं और वो प्रोसेस चलता रहता है कंप्रेशन का, और वो हार्ड होते रहते हैं। बीच में अगर कोई जीवाश्म, कोई फॉसिल अगर आके दब गया तो वो दब जाता है, उसके ऊपर नए सेडिमेंट आ जाते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितनी भी सेडिमेंटेड रॉक होती हैं उनके अंदर जो फॉसिल्स होंगे उसकी संभावना होती है। तो फॉसिल्स में बी प्रेजेंट। और जो भी हम क्रूड ऑयल, कच्चा तेल निकालते हैं, कोयला, वो सब हम कहाँ से निकालते हैं? इन्हीं रॉक से निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक बात है। और जो ये पूरी प्रोसेस होती है, यानी सेडिमेंट्री रॉक बनने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, फ्रॉम द लूज सेडिमेंट्स टू द हार्ड सेडिमेंट्री रॉक, तो उसको हम कहते हैं लिथिफिकेशन। इसका आप आराम से गेस कर सकते हो कैसे। लिथोस टर्म है, लिथोस। लिथोस का मतलब क्या होता है? स्टोन, पत्थर। जैसे हिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था स्टोन एज। स्टोन एज के अंदर हमने देखा था सबसे पहले पैलियोलिथिक, फिर हमने देखा था मेसोलिथिक, एंड लास्ट में हमने देखा था नियोलिथिक। यहां पे टर्म लिथिक, लिथिक मतलब क्या है? स्टोन, पत्थर। तो यहां पे लिथिफिकेशन कह रहा है, मतलब पत्थर बनने की प्रोसेस क्या है। तो आराम से आप गेस कर सकते हैं। वेदरिंग तो तोड़ना होता है, मास वेस्टिंग, सोलिफ्लेक्शन, ये सभी नहीं होंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल है। मूव करते हैं, थोड़े यहाँ पे हम देख भी लेते हैं। वेदरिंग एंड इरोजन, जब भी कभी वेदरिंग इरोजन होगा तो उसे क्या होंगे? सेडिमेंट बनेंगे, उसमें मड, सैंड, ग्रेवल, और इनके कंप्रेशन से, इनके दबने से, कठोर होने से बनती सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, जो शेल हो सकती है, सैंडस्टोन हो सकती है, कॉन्ग्लोमरेट रॉक हो सकती है, और बहुत सारे। स्ट्रेटा मतलब होता है लेयर्स। तो इन रॉक के अंदर क्या होते हैं? लेयर्स पाई जाती हैं, स्ट्रेटा पाई जाती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है और एटमॉस्फेयर का सवाल है। ज्योग्राफी के अंदर क्लाइमेटोलॉजी एक टॉपिक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है और अबाउट द टेम्परेचर इन्वर्जन, ये आपको समझाना है कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, हम पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आखिरकार जो टेम्परेचर इन्वर्जन है वो होता क्या है। ठीक है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा स्पेस हमें मिल जाए, यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें नॉर्मल, अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि हम लोग, सब लोग कहाँ पर रहते हैं? हम लोग रहते हैं ट्रोपोस्फेयर में। वी लिव इन द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, जहाँ पे हवा है, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डेंस होता है और बादल बनते हैं, बारिश आती है, सब कुछ यहाँ पे होता है। ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा यहाँ पे होता है। तो नॉर्मली हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर की। यहाँ पे क्या होता है? जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, वैसे वैसे जो टेम्परेचर होता है वो डाउन चला जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है। राइट। अब अगर हम देखें कि जो टेम्परेचर है वो डाउन जाता किस रेट पे है, आप लोग कमेंट करके बताएं कि उसके डाउन जाने की रेट क्या है। तो आप सब जानते हैं कि जो रेट है वो होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। इस रेट से टेम्परेचर डाउन जाता है। या इसको अगर हम और समझें, एग्जाम में कभी कभी कुछ और तरीके से पूछ लेता है। हम कह सकते हैं इसको कि 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो पर 165 मीटर ऊंचाई पे जब हम जाएंगे, यानी हम या तो 1000 मीटर हाइट पे पहुंच जाएं तो टोटल कितना ड्रॉप आएगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस। या तो अगर हम 165 मीटर हाइट पे चले जाएं एल्टीट्यूड पे तो कितना ड्रॉप आएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो ड्रॉप आ रहा है, जो टेम्परेचर जो डाउन हो रहा है, ठीक है, डाउन जो हो रहा है, इसको हम कहते हैं
इसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ये होती है हमारी नॉर्मल लैप्स रेट। इस रेट के द्वारा टेम्परेचर हमारा क्या होता है, लगातार डाउन चला जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या है, वो है टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इन्वर्जन में क्या होगा, उल्टा, यानी जो ये हो रहा है इसका उल्टा हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में, तो ऊंचाई बढ़ेगी, जो एल्टीट्यूड है वो तो बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ये टेम्परेचर इन्वर्जन है। ठीक है, होना क्या चाहिए था कि जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे टेम्परेचर डाउन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है इन्वर्जन में, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब ये आपसे ये सवाल जो पूछा गया है, इतना आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, रेट क्या है। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है। तो इसको मैं मिटा करके आगे बढ़ता हूँ, अब क्वेश्चन को समझाता हूँ, क्वेश्चन में क्या बात कही गई है। तो आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि टेम्परेचर इन्वर्जन से जुड़ा हुआ सवाल है। कह रहा है कि दिस हैपन्स व्हेन नॉर्मल लैप्स रेट गेट इन्वर्टेड। अभी मैंने ये तो समझाया है, नॉर्मली क्या होता है और इधर क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। विंटर नाइट्स, ठीक है, सही बात है। एंड क्लाउडी स्काईज आर कंड्यूसिव फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन। ये कह रहा है कि मेघमय आकाश, यानी बहुत सारे बादल हैं आकाश में, और सर्दी है, मतलब बहुत बादल भी हैं और सर्दी भी है। रातें जो होती हैं तापमान व्युत्क्रमण के लिए अनुकूल होती हैं। यहीं पे छोटी सी गलती है, जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन फ्रेम करता है वो ज़रूर ऐसी जगह पे मिस्टेक ज़रूर वो आपसे करवाएगा जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कर देते हैं। विंटर नाइट्स तो ठीक है, पर क्लाउडी नहीं होता है, क्लियर काम स्काई होना चाहिए, एकदम साफ शांत स्काई होना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड इनकरेक्ट हो जाता है। तो पहला करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। देखते हैं कि हमें आंसर मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। सेकंड इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, या तो इसका आंसर हो, अच्छा सेकंड यहाँ भी इनकरेक्ट है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन सी, वही करेक्ट है। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, अगर आपने एक चीज़ फाइंड आउट कर ली तो सारा खेल समाप्त हो गया। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं कि लास्ट क्या कह रहा है। पोलर एरियाज एक्सपीरियंस इन्वर्जन थ्रू आउट द ईयर, यानी ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं हमारे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, वर्ष भर व्युत्क्रमण का अनुभव करते रहते हैं। अब ये बहुत ही डिफिकल्ट या फिर कह सकते हो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसको अगर मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, कैसे होता है, पोलर में कैसे होता है वर्ष भर, तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसीलिए इसको मैं अलग से सेपरेटली बताऊँगा। यहाँ पे हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, अब आप बेसिक बात तो जानते ही हैं कि हमारा जो अर्थ है बीच का 0 डिग्री इक्वेटर होता है। इक्वेटर के ऊपर और नीचे 23.5 डिग्री अगर हम जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल होता है, राइट। इसके ऊपर जाएंगे अगर हम 66.5 डिग्री तो वो होता है टेम्परेट। और यहाँ बात कर रहा है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, इसका मतलब वो ट्रॉपिकल से आगे की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि ये बेसिकली याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान आ जाता है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, इसको हम टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं क्या सही है, आपको इसमें फाइंड करना है कि इसमें क्या करेक्ट है। ठीक है, दे यूजली डेवलप इन द मिड लैटिट्यूड एंड हाई लैटिट्यूड, ठीक है, करेक्ट है। दे अफेक्ट अ मच लार्जर एरिया एज कंपेयर टू द
ट्रॉपिकल साइक्लोन, बिल्कुल सही बात है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनका एरिया उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उनका एरिया बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक तो देखें तो पहला दूसरा दोनों सही है। तीसरा बोला है कि दे मूव फ्रॉम, एग्जामिनर यहीं पे आपसे गलती कराएगा। ठीक है, क्योंकि आप इतना डीपली, इतना थॉरोली और इतना रिवीजन नहीं करते हो, गलती यहीं पे आपसे कराएगा। दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये गलत है। दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट, क्योंकि वेस्टर्लीज के साथ साथ ये बहते हैं, और आप जानते हो कि वेस्टर्लीज क्या होती हैं, इसी के साथ साथ ये बहते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे सपोज ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके ऊपर जाएंगे और इधर आएंगे, ये हमारा 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, बेसिक बात है, आप जानते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। ये जो पूरा रीजन है ये कैसा रीजन है, दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, सन की लाइट डायरेक्टली कहाँ हिट होती है, इस क्षेत्र में, तो गर्मी कहाँ पे होगी, यानी जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र कैसा होगा, ये होगा वार्म, गर्मी, राइट। ऊपर हमारे पोल हैं, ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल, नीचे क्या है, साउथ पोल, और यहाँ पे हमारा है टेम्परेट जोन। ये जोन कैसा है, टेम्परेट जोन। तो याद रखना, वार्म एंड यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो पूरा आइस होगी, बर्फ होगा, कैसा क्षेत्र होगा, कोल्ड होगा, राइट। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो कोल्ड और जो वार्म फ्रंट होते हैं, यानी कोल्ड यहाँ पे कैसा है, कोल्ड है, और यहाँ पे कैसा है, वार्म है। ये पूरा वार्म है, यहाँ पे कोल्ड है, तो कोल्ड, कोल्ड और वार्म जो फ्रंट होते हैं यहीं पे कन्वर्ज होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है कि किस टाइप के साइक्लोन में कोल्ड एंड वार्म फ्रंट कन्वर्ज करते हैं, तो आंसर क्या होगा, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां पे आप देख भी सकते हो कि किस तरीके से ये बनते हैं। अब सबको पता है कि जो साइक्लोन्स होते हैं वो कैसे आते हैं। देखिए होता क्या है, सरफेस, ओशन होना बहुत ज़रूरी है, राइट। ओशन है, ओशन का जो सरफेस है वो गर्म हो रहा है, पानी गर्म होगा तो गर्म होगा सरफेस, तो वहाँ पे जो एयर होगी वो अपने साथ जो पानी की जो वेपर है उसको ले जाएगी। तो जहाँ से एयर जाएगी ऊपर की तरफ वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, जहाँ से हवाएं निकल जाएंगी वहाँ पे दबाव कैसा, कम हो जाएगा, और आसपास का दबाव कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो जो हवाएं हाई प्रेशर में होंगी वो कोशिश करेंगी कि लो प्रेशर की तरफ आएँ, इस तरीके से पूरा एयर फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और यही साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। साइक्लोन्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कहाँ पे, ओशंस के अंदर। वो हमेशा कोशिश करती हैं आने की, कहाँ पे, कोस्ट की तरफ, और जब कोस्ट पे आती हैं तो फिर कोस्ट पे तबाही मचाती हैं। ठीक है, बहुत से नाम भी होते हैं जो साइक्लोन्स के रखे जाते हैं। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था मेंस में कि साइक्लोन के नाम रखने का क्या तरीका है, क्या टेक्निक है, क्या स्ट्रेटजी है। जैसे कटरीना या फिर और बहुत सारे नाम रखे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ बिलो 50 सेंटीमीटर, यानी बिल्कुल बरसात ना के बराबर होती है, बिलो 50 सेंटीमीटर बरसात होती है, मतलब बहुत कम। ठीक है, इंडिकेटिंग हाईएस्ट इन एडिकेसी, यानी कह रहा है कि जो अधिकतम पर्याप्तता दर्शाती है। आप याद रखेंगे, आराम से को गेस कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। कैसे गेस कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में बरसात होती है, भोपाल में अगर आप रहते होंगे या आसपास के एरिया में तो बरसात खूब होती रहती है, महाराष्ट्र में बरसात खूब होती रहती है, कोल्हापुर, राइट, आस का पास का जो एरिया है, हरियाणा के अंदर भी बरसात होती रहती है, झारखंड के अंदर भी होती रहती है, राइट। लद्दाख को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कह सकते हो कोल्ड डेजर्ट है,
ठंडा रेगिस्तान है, हवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैसी होती हैं, ड्राई होती हैं। तो यहाँ पे जो बरसात है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो आंसर क्या होगा? सी। आसान सवाल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, तो एनुअल जो हमारा है प्रेसिपिटेशन वो कैसा होता है? वेरी हाई, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मोर देन 400, फिर 300 एंड 100 से 200, एंड फिर नीचे आओगे तो आपको बहुत कम मिलेगा। तो अगर आप देखोगे जो हमारा ये क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट का क्षेत्र है, ठीक है, मैं अभी अगर मैं आप बताऊं मैं कहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं करंटली ये वीडियो बना रहा हूँ इसी क्षेत्र से। महाराष्ट्र में एक जगह है कोल्हापुर, तो वहाँ पे बहुत से थोड़ा अगर आप आगे जाएंगे तो बहुत सारा पहाड़ है, यानी पूरा वेस्टर्न घाट का एरिया शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बरसात खूब होती है, मानसून यहाँ पे आया हुआ है, एवरी डे पानी बरसता है। इस समय मानसून आया हुआ है, पानी हर दिन बरसता है यहाँ पे। तो एक तो ये देखा आपने, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो इस पूरे क्षेत्र में बरसात बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखेंगे तो बरसात बहुत कम होती है, और यहाँ पे बरसात बहुत कम होती है, ठीक है। तो आपने कुछ बातें समझी होंगी, मानसून कैसे आता है, क्यों आता है, क्या वजह है, क्या फैक्टर है, कौन मानसून को रोक लेता है, ये सारी बातें हम करेंगे जब पढ़ेंगे हम आगे फर्दर। एज पर द लैंड यूज कैटेगरीज, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एज पर द लैंड यूज कैटेगरीज इन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया, कल्टिवेबल लैंड यानी ऐसी लैंड जिसपे हम कृषि कर सकते हैं, कृषि योग्य भूमि है, विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर। अच्छा सवाल है, इसको पढ़ते हिंदी में हम एक बार। भारत के भू राजस्व अभिलेखों द्वारा अपनाए गए भू उपयोग वर्गीकरण के अनुसार एक कृषि योग्य भूमि जो 1 वर्ष से अधिक, यानी एक ऐसी कल्टिवेबल लैंड है जो 1 वर्ष से 1 ईयर से ज़्यादा, लेकिन 5 वर्ष से कम के लिए वो छोड़ी गई है। 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती है, उस पर खेती नहीं करते हैं। 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम, उस बीच में खेती वहाँ पे नहीं होती है, तो उसको क्या कहेंगे? तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये हर एक टाइप को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप बताएं, सोचें और बताएं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करेंट फैलो की, वर्तमान प्रतिभूमि। याद रखना, ये वो लैंड होती है जिसको हम 1 वर्ष या उससे कम के लिए छोड़ देते हैं, तो यह आंसर नहीं हो सकता। फैलो अदर देन करेंट फैलो, फैलो अदर देन करेंट फैलो, कोई भी अगर कीड़ा भी अगर बोर्ड पे आ जाएगा तो बोर्ड को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव बोर्ड है, ठीक है। अदर देन करेंट फैलो, इसका मतलब होता है कि 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम, यही इसका आंसर है। बैरन लैंड का मतलब क्या होता है? ऐसी भूमि जो कल्टिवेबल है ही नहीं, मतलब जिसपे हम कल्टिवेशन नहीं कर सकते हैं, या हमको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा उसको ठीक करने के लिए। और कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब होता है कि ऐसी भूमि जो 5 साल या उससे ज़्यादा वर्षों के लिए खाली छोड़ दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको समझा दिया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ें, बताएं इसका आंसर क्या है। तो बहुत आसान सवाल है ये, बताएं इसका क्या आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केमिकल वेदरिंग एंड उसके कैरेक्टर, ठीक है। पहला, सॉल्यूशन रिजल्ट इन लीचिंग ऑफ मिनरल। कोई रॉक है, कोई चट्टान है, उस चट्टान के अंदर अगर पानी, अगर वाटर अंदर पहुंचेगा तो उस चट्टान के जो मिनरल होंगे, ठीक है, उन मिनरल्स को क्या करेगा? बहा ले जाएगा, उसको लीच कर देगा। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है कार्बोनेशन,
ये हेल्प करता है ब्रेकिंग डाउन फेल्डस्पार, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो होता क्या है, जब जो हमारा पानी है वो जब CO2 से क्रिया करता है तो बनाता है कार्बोनिक एसिड, और यही हम कोल्ड ड्रिंक में पीते भी रहते हैं। हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम इस एसिड को पीते भी रहते हैं, ठीक है। और तो आप जानते हैं ये जब चट्टानों के अंदर के जो मिनरल्स हैं उनसे जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं उनको तोड़ेगा, फेल्डस्पार को ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। और ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारे पास अगला ऑप्शन है हाइड्रेशन कॉजेज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ रॉक्स। होता क्या है, कुछ ऐसी रॉक्स होती हैं जिनके अंदर जब पानी इंटर कर जाता है तब वो रॉक पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, उससे वॉल्यूम बढ़ जाता है और चट्टान क्या होती है, टूट जाती है। तो चट्टानें इस तरीके से बारिश में टूटती रहती है। आप देखते होंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर लैंडस्लाइड आते हैं या फिर ज़्यादा बारिश हो रही है जो चट्टानें ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीडेशन से क्या होगा, अगर मान लो किसी भी चट्टान के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा है, आयरन भरा हुआ है, तो जब पानी बरसेगा और ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, उसका रंग बदल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने देखा कि इसके सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं और कह सकते हो कि ये जो आपको टॉपिक दिए गए हैं टर्म्स, इन टर्म्स को आगे एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो आप चाहें तो इसको कॉपी पे लिख भी सकते हैं। सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन, ये सब क्या है, ये सब केमिकल वेदरिंग के करेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल द अबव होगा। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो फिर आप फ्री हैं कमेंट करने के लिए, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। और एक बात ध्यान रखना, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई डाउट अगर आए तो डेफिनेट कमेंट करना है, ठीक है। केमिकल वेदरिंग यहाँ पे समझाया गया है, कार्बोनेशन, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि CO2 और H2O मिलता है तो फिर कार्बोनिक एसिड बनता है, और फिर होता क्या है, फेल्डस्पार को ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है, काओलाइनाइट क्ले बनती है, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑक्सीडेशन होता है, तो कलर क्या होगा, बदल जाता है, ठीक है। सोल्यूशन क्या करता है, मिनरल रिच वाटर को क्या करता है, रिमूव कर देता है, ब्लीचिंग कहते हैं उसको। इस तरीके से अलग तरीके से यहाँ पे केमिकल वेदरिंग होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 112। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सवाल है। ये सवाल अगर मैं बोलूँ तो SSC ने कई बार पूछा हुआ है, IAS के अंदर भी क्वेश्चन ऐसा ही सिमिलर आ चुका है। कह रहा है क्वार्ट्जाइट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, राइट, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक। यानी क्वार्ट्जाइट जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है, और किससे बना हुआ है। पिग्मेटाइट ये इग्नियस रॉक है, राइट, इग्नियस रॉक है। लाइमस्टोन जब भी मेटामॉर्फिक स्टेट में जाएगा तो मार्बल बनाएगा, संगमरमर, वही संगमरमर जिससे शाहजहां ने लाल किला और ताजमहल बनाया, ठीक है। वाइट और रेड वो अलग हो सकता है। सैंडस्टोन की अगर हम बात करें, अच्छा सैंडस्टोन बलुआ पत्थर ये ताजमहल में यूज हुआ है, लाल किले में यूज हुआ है, बताओ आप कमेंट करके। जो सैंडस्टोन है इसका इस्तेमाल किया गया है रेड फोर्ट में, रेड सैंडस्टोन का। और जो मार्बल है वाइट मार्बल उसका इस्तेमाल किया गया है ताजमहल के अंदर, ठीक है। शेल क्या बनाएगा, शेल जो है ये बनाएगा स्लेट, और जो सैंडस्टोन है ये बनाएगा क्वार्ट्जाइट। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। मूव करते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी कभी भी किसी भी रॉक पे, चाहे वो रॉक इग्नियस हो चाहे वो रॉक मेटामॉर्फिक हो, उस पर जब पड़ता है बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर, उस हाई प्रेशर टेम्परेचर में रॉक धीरे धीरे चेंज होती रहती है, और वही चेंज होना मेटामॉर्फिक कहते हैं, मेटामॉर्फोस कहते हैं उसको हम, ठीक है। तो आप कह सकते हो जो क्वार्ट्जाइट है कैसा है, नॉन फॉलिएटेड
नॉन फोलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक है, डेराइव फ्रॉम द क्वार्ट्ज सैंडस्टोन। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेडिमेंट्री पेरेंट रॉक सैंडस्टोन है, उससे बना क्या है, मेटामॉर्फिक क्वार्ट्जाइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि आपको निम्न कथनों पे विचार करना है, राइट। आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखना है। कह रहा है कि इन सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव। मैंने आपको बताया था कि जो पी वेव होती हैं वो कैसी होती हैं, वो होती हैं फास्टर। तो अगर फास्ट होंगी तो सबसे पहले रिकॉर्ड होंगी उस इंस्ट्रूमेंट में जो उन वेव्स को रिकॉर्ड कर रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड की बात कर रहा है कि इन पी वेव्स the individual particles vibrate to and fro in the direction of the waves। मैंने आपको बताया था कि पी वेव जो होती हैं वो कैसी होती हैं, लाइक ए साउंड। और साउंड जब चलता है तो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे होता रहता है। तो यहाँ पे टू एंड फ्रो ये भी पार्टिकल्स होंगे, बिल्कुल सही बात है। और आगे अगर मूव करें तो आगे कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द वेव, राइट, propagation whereas S wave particles vibrate up and down at right angle to the direction of wave propagation। तो जो S wave होंगी वो साइड टू साइड या फिर अप एंड डाउन मूवमेंट करती हैं, वाइब्रेट कर सकती हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब सोचो कि सेम टॉपिक से, यानी अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उससे दो क्वेश्चन पूछ लिए गए और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, दो क्वेश्चन 8, यानी सेम टॉपिक से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पी वेव एंड एस वेव की यहाँ पे हम बात करें तो पी वेव क्या है, प्राइमरी, इनको बोलते हैं कंप्रेशनल वेव्स। साउंड वेव की जैसी होती है, क्वालिटी रखती हैं। कंप्रेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे पार्टिकल डेंस होते हैं। फिर अगर देखें तो डायलेशन या रेयरफेक्शन का मतलब जहाँ पार्टिकल्स कम होते हैं। इस तरीके से मूवमेंट इनका होता है। अगर आप देखेंगे एस वेव के बारे में, सेकेंडरी वेव्स होती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो एस वेव होती हैं वो केवल कहाँ पास करती हैं, सॉलिड के अंदर। और जो पी वेव होती हैं वो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में पास कर सकती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे फास्टेस्ट कहाँ पे होंगी तो सॉलिड्स के अंदर बहुत फास्ट होती हैं। और वैसे अगर देखें ओवरऑल तो ये फास्ट ही होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा है। मूव करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर की बात कर रहा है। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है तो इसको मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में मैं यहीं से जो बचे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर दूंगा। हाइपोसेंटर यानी ये बात कर रहा है अर्थक्वेक से। तो यहाँ पे अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक का थोड़ा बहुत अर्थक्वेक के बारे में हम जान भी लेंगे। ठीक है, उसकी वेव्स कौन कौन सी होती हैं, सारी बातें यहाँ पे हम देख लेंगे। तो यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे आगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। और फिर मैंने पूरा हिस्ट्री का फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड मैंने पूरा सिस्टम सेट कर लिया है। सारे MCQ मैं कराऊंगा हिस्ट्री के, ठीक है, जो अलग अलग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली मैं किसी एक एग्ज़ाम, ये सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आपको अगर पूरा फंडामेंटल, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आराम से कर सकते हो, वेदर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन क्वेश्चंस को करेंगे और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग। स्टार्टिंग मतलब फ्रॉम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, वैदिक सिविलाइजेशन, एंड फिर उसके बाद में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड महाजनपदास, एंड फिर हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी, एंड फिर मौर्य एंड गुप्ताज, एंड फिर बहुत सी बातें हैं। एवरीथिंग हम कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।